जिनकी माताओं का बेटा गया है उनको पता है ना वो दर्द, मोदी जी के तो है नहीं। अब उनके लिए तो हम क्या ही कहें, तो उनको दुख महसूस नहीं होगा। जो विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि ये SC ST OBC के लोग हिंदू हैं और वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, इन लोगों को भी शामिल करते जब हिंदू होते। तो आज इन लोगों के साथ भेदभाव होता तो वो कहाँ चले जाते हैं। मेरे हाथ में शासन और सत्ता रहनी चाहिए, उन लोगों की एक मानसिकता है ये, और वो इस मानसिकता के कारण हिसाब से इस यूनिवर्सिटी में भी भेदभाव बना हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में हम लोग स्टूडेंट लीडर हैं, हम लोगों के पास में छात्राएं भी आती हैं, रिसर्च स्कॉलर आते हैं, उन लोगों के साथ में उनकी PhD बीच में छोड़ के छूट जाती हैं। आप सोचिए इतनी बड़े स्तर पर भेदभाव होता है। बीच समय में HOD द्वारा बीच समय में उनकी PhD छुड़वा दी जाती है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। जब वह कहीं शिकायत करता है तो वहाँ भी वही लोग बैठे हैं, उन्हीं के लोग बैठे हैं, वही कमेटियाँ घूमती रहती हैं। OBC वालों का जो हनन हो रहा था तो उनको शामिल कर लिया, तो उसमें UR वालों को दिक्कत हो रही है। इसमें क्या दिक्कत है? अजमेर यूनिवर्सिटी में PhD का वो आता है इंटरव्यू, उसमें ये लो राजस्थान यूनिवर्सिटी की पौध आ गई समालोचक से, ये वहाँ कमेटी के मेंबर से बोल रहे हैं। ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है, युवाओं को लड़ा करके आपस में इस देश में गृहयुद्ध खड़ा करना चाहता है। UGC के एक नए नियम को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है और विरोध इतना इस स्तर का है कि पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे गुजरात हो, और चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, पूरे देश के छात्र इससे प्रभावित हैं और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसके दो ही वर्ग इसमें विशेषतः विरोध कर रहे हैं, एक है सामान्य वर्ग और एक है SC ST और OBC छात्रों का वर्ग। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि इस बिल के बाद में हमारे साथ कैंपस में भेदभाव होगा और इस बिल में कुछ नियमों के आधार पर हमको टारगेट किया जा सकता है। एक तरीके से उनका कहना है कि इन कुछ जो प्रावधान है इनको हथियार के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। वहीं SC ST और OBC वर्ग के छात्रों का कहना है कि ये कैंपस में समानता के लिए और भेदभाव जो रहित वातावरण तैयार करने के लिए बिल लाया गया और वो इसका स्वागत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये अच्छा कदम है और इसको अच्छे से सभी संस्थानों में लागू करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कई याचिका भी लग चुकी है और भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके ऊपर अपनी सफाई भी दे रहे हैं। एक तरीके से कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं होगा और कहीं ना कहीं चीज़ें सही कर दी जाएंगी, सभी तरीके की भ्रांतियां दूर कर दी जाएंगी। अब इसी मुद्दे को लेकर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचे हैं और यहाँ कई पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, PhD स्कॉलर हैं और सभी छात्रों से हम जानेंगे कि ये मुद्दा उन्हें किस तरीके से प्रभावित कर रहा है और इस मुद्दे को लेकर वो क्या सोचते हैं। तो हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों से। आपका क्या नाम है? डॉक्टर राम सिंह सामोता, पूर्व शोध छात्र संघ अध्यक्ष। तो आप इसको मतलब किस तरीके से आपको ये प्रभावित कर रहा है और आप इस बिल को किस तरीके से देखते हैं, पक्ष में है या विपक्ष में? देखिए, हम इसका समर्थन करते हैं और ये बिल कोई नया नहीं है, पहले 2012 का था, उसके बाद में अभी इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं देश भर में लोगों के साथ में, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये हुआ है, संसदीय कमेटी की सिफारिश से हुआ है। ये कोई अलग से नहीं है, इसमें OBC को विशेष रूप से अब की बार जोड़ा गया है, जबकि पहले भी इसमें महिला हो गया, लिंग, धर्म, जाति, भाषा के नाम पर जो भेदभाव होता है वो पहले से भी है। लेकिन सवाल ये है कि ये बहुत कमज़ोर बिल है, ये अभी इसमें इतनी आवश्यकता है सुधार की जिसके आप सोच नहीं सकते। और आपके हिसाब से कमज़ोर बिल कैसे है? कमज़ोर बिल ऐसे है कि अगर इस बिल को आज लाया गया, इससे पहले 2012 का बिल भी था UGC का, उसकी पालना नहीं हुई। पालना नहीं होने के कारण जो SC ST के जो लोग थे, जो महिला और जो भाषा के आधार पर जिन लोगों के साथ अत्याचार हो, वो केस बढ़े हैं। और उसके बाद में चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे पायल तड़वी का मामला हो, चाहे सोलंकी का मामला हो, चाहे किसी का भी मामले हो, उन सब में उनके साथ अत्याचार हो, उन्होंने सुसाइड किया। और इस संसदीय कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें बाकायदा लिख रखा है कि 5 साल में 118% मुकदमे बढ़े हैं। तो कम होने की बजाय बढ़े हैं। क्यों बढ़े? क्योंकि अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन विश्वविद्यालयों में नहीं हुआ और आज भी ये कमज़ोर है। इसमें कहीं भी इस प्रकार की कठोर कार्रवाई का कहीं उल्लेख नहीं है कि अगर कि इस प्रकार की गतिविधियां होंगी तो उसके लिए क्या निर्णय किया जाएगा। एक और आप 45 देश की सेंट्रल विश्वविद्यालयों में एक SC का वाइस चांसलर, एक ST का है, 4 OBC के हैं, तो इस कमेटी का जो हेड होगा वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। तो क्या जो पहले से चला रहा है वही अब होना तय है? इस प्रकार का कोई नया नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि इसमें और भी सुधार किया जाए और जो बातें लिखी गई हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इसके साथ में सरकार के लोगों का भी इंटरफेयर होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाए, लेकिन जो सामान्य वर्ग के छात्र जो सोशल मीडिया पे या कैंपस में जो प्रदर्शन करके वो कह रहे हैं कि
कुछ चीज़ें इसमें हटाई जाए और नए सुधार करके या संशोधन करके और नए तरीके से इसको लागू किया जाए या इस पूरे बिल को वापस लिया जाए। देखो, इसका उद्देश्य है किसी जाति, धर्म, लिंग, जिसमें महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है, महिला सबकी है। इसके अलावा दिव्यांग किसी भी वर्ग का हो सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और इसमें लिख रखा है बाकायदा कि आर्थिक रूप से कमजोर हुआ। आज आप पूरे कागज लेकर आए हो। बिल्कुल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो इसमें भी ईडब्ल्यूएस के जो कमजोर तबके के जो लोग हैं उनके साथ में अगर कोई प्रतिवेदन है, अगर उनका सिर्फ कोई पीड़ित है और वो प्रतिवेदन देगा तो उसकी सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई कब होगी, कैसी होगी, इस प्रकार की पूरी फॉर्मेलिटी। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, द लिटमस के माध्यम से, कि जो पहले 2012 का जो यूजीसी का रेगुलेशन था उसमें जितने भी पीड़ित लोगों ने शिकायतें की, उन शिकायतों में लगभग सभी शिकायतों को ये कह के खारिज किया गया कि ये सब आरोप मनगढ़ंत हैं। इसलिए जो पहले के यूजीसी रेगुलेशन 2012 के जो एक्ट में था कि दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी झूठी शिकायतों में, इसलिए वो एक्ट में जो लाइन थी वो हटाई गई है। इसलिए ये किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है। जो अपने आप को ये सोचता है कि मैं सर्वोच्च हूँ, मेरे हाथ में शासन और सत्ता रहनी चाहिए, उन लोगों की एक मानसिकता है ये, और वो इस मानसिकता के कारण नीचे के तबके के लोगों को समान अवसर देने से कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि हमारे में हो सकता है योग्यता नहीं है, या फिर हमारे पास जो शासन और सत्ता है वो छीन जाएगी। इसलिए एक मोबिलाइज करके इस पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं गलत है। इससे पहले भी आपको पता हो तो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कई बार कहा भी है कि कर्नाटक में और तेलंगाना में रोहित वेमुला एक्ट आएगा। उस एक्ट का क्या उद्देश्य है? उस एक्ट का मतलब यही है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ में अन्याय होगा तो उसके साथ अन्याय किया जाएगा। आपने राहुल गांधी की बात छेड़ी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ विरोध में, जैसे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह इस पूरे संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस ही इसमें कहीं ना कहीं उलझी हुई है और बीजेपी के नेता इसमें चुप है, तो उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, इस देश की सच्चाई है जाति, जिसको स्वीकार करना हर किसी की बस की बात नहीं है। सहमति असहमति हर मुद्दे पर जायज़ है और उनका अपना वक्तव्य है, उनकी अपनी खुद की सोच है, या फिर उनके जो सलाहकार मंडली है उनकी खुद की सोच है। मैं किसी के ऊपर नेगेटिविटी की बात करने की बजाय मैं यही करूंगा कि जो इसमें अच्छी चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, जो रोहित वेमुला एक्ट की बात कर्नाटक और तेलंगाना में की जा रही है, ये वो एक्ट आ रहा है, उससे पहले किसी भी प्रकार का एक राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है, लेकिन इस पर सकारात्मक चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए। जो अच्छाइयाँ इस एक्ट में है और जो कमियाँ हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए। मैं तो ये मांग करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से फिर से सरकार को कि इस एक्ट को और मजबूत किया जाए। इस एक्ट में सिर्फ दिखाने के लिए ये ताकतें दी गई हैं, शक्तियाँ दी गई हैं, उन लोगों को ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा, और जो जिनको ये लग रहा है कि पता नहीं हमारा क्या छिन जाएगा, ऐसा इस एक्ट में कुछ भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये जो बात अभी इन्होंने जो कही है ये सही है। एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन होने ही चाहिए। किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का अगर कोई छात्र पीड़ित होता है, अगर वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से अपनी जान को गंवाता है तो ये दुखद है। आपने जान गंवाने की बात की। हाँ। अभी पूरे भारत में आप कितने कैंपस में ऐसा हुआ है? देखो, अभी रोहित वेमुला का जो केस आया था वो है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस भारत के अंदर कई मामले तो ऐसे हैं जो उजागर ही नहीं होते हैं। ये रोहित वेमुला या पायल तडवी का जो मामला है ना, ये तो मामला ऐसा है कि ये मीडिया में आने के बाद या देश के अंदर इसमें प्रोटेस्ट हुए तो कम से कम ये सामने तो आया है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जो दबा दिए जाते हैं, वो सामने ही नहीं आते हैं। तो ये एक्ट जो है ये एक सीमा तक सही है, लेकिन इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन करने चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर शिकायत झूठी होती है तो कोई आदमी व्यक्तिगत कारणों से भी तो शिकायत कर सकता है ना। तो शिकायत अगर हुई तो उससे क्या हुआ, अकादमिक प्रोफेसरों का या उस समिति के अंदर जो मेंबर थे या जिसने शिकायत की और जिसके खिलाफ की, उन सभी लोगों का समय खराब हो गया। तो उस शिकायत करने वाले के खिलाफ क्या सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, ये इस एक्ट के अंदर नहीं है। बाकी बिल्कुल एक्ट सही है, एक्ट आना चाहिए। किसी भी छात्र के साथ, भारतीय छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अभी जो यूजीसी का बिल है, इसके हिसाब से कई, अभी मैंने और छात्रों से बात की, उनके हिसाब से लग रहा है कि बिल ठीक है, कुछ चीज़ें सही हो जाए, और कुछ ने कहा कि ये बिल बहुत सही है और इसमें कुछ और सुधार हो जिससे कि भेदभाव एकदम ही खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है कि भेदभाव है, और भेदभाव है तो कितना है, और ख़त्म हो तो क्या हो,
और सुधार कितने हो? देखिए, जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं साथ लेकर आया हूँ। यह गजट भारत सरकार का गजट पत्र है, जिसमें यह नोटिफिकेशन निकला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में यूजीसी द्वारा यह नोटिफिकेशन 13 जनवरी को 2026 को लाया गया, जिसमें यूजीसी ने यह कहा है कि जिन जिन कैंपसों में, जिन जिन कॉलेजों में छात्र छात्राओं के साथ में भेदभाव होता है, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का विद्यार्थी हो, हम देखते हैं कैंपसों में कि किन हालातों में, किन परिस्थितियों में छात्रों के साथ भेदभाव होता है। जाति के नाम पर हो सकता है, कास्ट के नाम पर हो सकता है, किसी भी तरीके से धर्म के नाम पर हो सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि कैंपसों में ये भेदभाव रुके, और यह नोटिफिकेशन साफ साफ जाहिर करता है जिसमें कि छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए कमेटी बनाई जाए। आप देखिए, इसमें इस नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि NEP 2020 क्या कहता है, पूर्ण समता एवं समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए कैंपसों में। तो NEP भी इसी पे जोर दे रही है, तो यह नोटिफिकेशन भी इसी पे जोर दे रहा है। अब देखिए कि मैं आपको इसका उद्देश्य पढ़ाता हूँ। इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य क्या कहता है, धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से SC, ST, OBC और EWS दिव्यांगता, इन सभी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशी को सर्वोदन देना। यह इसका उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य, कहीं भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, यह किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। आपने धर्म का उल्लेख किया, लेकिन मैंने ये बिल पढ़ा, इसमें धर्म के लेकर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है। और अगर धर्म के जो दूसरे समुदाय हैं, हिंदू धर्म के या सिख, पारसी, जो भी XYZ, उनको अगर उनके खिलाफ या उनको लेकर शिकायत, क्योंकि उसमें भी, उस धर्म में भी जनरल कैटेगरी है। अब आप तो एक चीज उसको बताइए, जो विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि ये SC, ST, OBC के लोग हिंदू हैं, और वो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, इन लोगों को भी शामिल करते हैं जब हिंदू होते। तो आज इन लोगों के साथ भेदभाव होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, जब विरोध स्वरूप खड़े हो जाते हैं वो लोग कैंपसों के अंदर। तो ये ऐसा नहीं चलेगा दोहरा रवैया। आज ये लोग भी देख रहे हैं, SC, ST, OBC के लोग भी देख रहे हैं कि वो लोग कहाँ खड़े हैं, आज किस स्तर पर विरोध कर रहे हैं। यह कोई किसी जाति विशेष के लिए आया है क्या, किसी वर्ग विशेष के लिए आया है क्या? यह नोटिफिकेशन इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। आप देखिए, जो समता समिति का गठन होगा उसमें उस इंस्टीट्यूशन का वाइस चांसलर होगा या किसी कॉलेज का प्रिंसिपल होगा, और उसमें 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे। तो वो तो आप सोचिए कि राजस्थान में, इस राजस्थान विश्वविद्यालय की देख लीजिए आप, कितने प्रोफेसर, कितने प्राचार्य, किन किन कैटेगरीज के आए हैं। तो इससे आप आपके हिसाब से इस यूनिवर्सिटी में भी भेदभाव बना हुआ है? बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में, हम लोग स्टूडेंट लीडर हैं, हम लोगों के पास में छात्राएं भी आती हैं, रिसर्च स्कॉलर आते हैं, उन लोगों के साथ में उनकी PhD बीच में छोड़ के छूट जाती हैं। आप सोचिए, इतनी बड़े स्तर पर भेदभाव होता है, बहुत लंबे समय तक उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आप देखिए, रिसर्च कमेटियों में वही लोग हैं, तो कहाँ कहाँ उनकी सुनाई होगी। उन छात्र छात्राओं को अपनी PhD को बीच में छोड़ना पड़ता है। तो यह हम लोगों ने खुद नहीं देखा है ना, इन कैंपसों में हम पढ़ रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो फीस जमा कराते हैं, किन परिस्थिति जाते हैं। उन लोगों के साथ में बहुत सारे भेदभाव होते हैं। ये कोई फीस का भेदभाव नहीं है, आप यहाँ PhD का भेदभाव नहीं है, यहाँ पर रहने के दौरान भी भेदभाव होता है, लैब में भेदभाव होता है। तो आपके हिसाब से राजस्थान यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे? जी होता है, ये हमने देखा है। हम बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में रहते हैं यहाँ कैंपसों के अंदर, उनके गाइड द्वारा बीच समय में HOD द्वारा बीच समय में उनकी PhD छुड़वा दी जाती है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। जब वह कहीं शिकायत करता है तो वहाँ भी वही लोग बैठे हैं, उन्हीं के लोग बैठे हैं, वही कमेटी घूमती रहती हैं। लेकिन यह जो नोटिफिकेशन निकला है, इससे वास्तव में इसमें और भी अमेंडमेंट होना चाहिए कि जो विद्यार्थी शिकायत करे तो उसका पूर्ण समर्थन होना चाहिए, पूर्ण सहायता होनी चाहिए। आप देखिए, MBM विश्वविद्यालय में क्या हालात हुई है, एक लड़की के साथ में एक प्रोफेसर चैटिंग करता है और उससे अभद्र भाषा में बात करता है, उस प्रोफेसर को सस्पेंड करना पड़ा। तो जब छात्र, बहुत लंबा समय हो गया उसमें, 6 महीने तक लगातार। इसमें यह कहा गया है कि 15 दिन में आप कमेटी बैठाओ और 1 महीने में आप इसकी रिपोर्ट दो। तो समता समिति जो बनेगी उसमें 2 छात्र प्रतिनिधि भी होंगे और SC, ST, OBC का प्रतिनिधि भी होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जायज़ उस छात्र की आवाज़ को सुना जाएगा और उसकी बात को प्रमुखता से रखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिल पे बवाल मचने जैसा कुछ था नहीं। कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप से साजिशें की और बवाल, जैसे मोदी जी किसानों ने जब विरोध किया तब उनको कहा कि आंदोलनजीवी हैं, तो इनको भी वैसे ही कोई जीवी कह के पुकारा जा सकता है अलग नाम से। तो आपका कहना है कि जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं या लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, उनको कुछ नाम दिया जाए, जैसे किसानों को आंदोलनजीवी दिया गया था। हाँ, जब किसानों को मोदी जी आंदोलनजीवी कहते हैं तो फिर इनको भी कुछ कह देना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है।
ये तो वही बात हो गई कि महिलाओं के पक्ष में जब कोई कानून लेके आए तब पुरुष समाज खड़ा होकर बोल दे कि भाई ये तो पुरुषों के विरोध में, पुरुषों का विरोध नहीं है, महिलाओं के पक्ष में आया था। वैसे ही ये ओबीसी वालों का जो हनन हो रहा था तो उनको शामिल कर लिया, तो उसमें यूआर वालों को दिक्कत हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है? तो आपके हिसाब से सामान्य वर्ग को ओबीसी की वजह से दिक्कत है? ऑब्वियस है, नहीं तो पहले से दिक्कत होती तो एससी एसटी की जब शामिल थे तब भी दिक्कत होनी चाहिए थी, पहले तो विरोध नहीं किया। उनको जो क्लियर कट दिक्कत है वो ओबीसी को शामिल करने से है। इसका मतलब साफ झलक रहा है कि सबसे ज़्यादा ओबीसी का विरोध है, बाकी एससी एसटी का उतना नहीं है। अब एक सवाल कि सभी राजनीतिक दल इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ कुछ धीमे स्वर में, या बीजेपी के छोटे नेता या जिनको मैं कहूँ ब्लॉक स्तर के या मंडल स्तर के, वो इस्तीफा दे रहे हैं, और कांग्रेस में भी कुछ कुछ लीडर समर्थन और कुछ विरोध में है। तो आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति अलग दिशा में जा रही है या कुछ नया प्रयोग हो रहा है भारत की जनता के साथ? भारत की जनता के साथ में हमेशा से प्रयोग होते आए हैं और यही प्रयोग होते रहेंगे उनको बेवकूफ़ बनाने का। ठीक है, भारत की जनता को तो भेड़ समझ रखा है, उनकी ऊन टाइम से काटते रहते हैं 5 साल बाद में, और कुछ नहीं है। ये यही चलता रहेगा। ब्लॉक लेवल पर जिन जिन लोगों को इशारा कर दिया है कि आपको इस्तीफा देना है वो इस्तीफा दे रहे हैं, जिन जिन लोगों को कहा गया कि आपको पक्ष में बोलना है वो पक्ष में बोल रहे हैं। ये सब फर्जीवाड़ा है, कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो बिल आया है उससे और कठोर सख्त बिल आने चाहिए, क्योंकि शोषण हो रहे हैं, हजारों उदाहरण हैं। आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में 50-50 लोग सुसाइड करके बैठ गए। भाई जिनकी माताओं का बेटा गया है उनको पता है ना वो दर्द, मोदी जी के तो है नहीं, अब उनके लिए तो हम क्या ही कहें, तो उनको दुख महसूस नहीं होगा। ये बात उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरे देश के पटल पे लाने का एक नया तरीका है। देखो, राजनीति की तो हम ये कहेंगे कि हमें 5% ही समझ नहीं है कि वो लोग कहाँ खेल रहे हैं, और हमें 5% नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि जो आम नागरिक है उनको 4% है, ये तो तय है। तो किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन यूजीसी ने जो कहा है बिल के अंदर, उससे पहले दिग्विजय सिंह जी ने जो समिति थी उसके अंदर 30 मेंबर है, 30 में से 10 से ज़्यादा सवर्ण है, और उन लोगों ने जो रिपोर्ट जारी की है वो कह रहे हैं कि 118% से ज़्यादा आंकड़े बढ़े हैं। साफ झलक रहा है। या तो आप ये कह सकते हो कि जो रिपोर्ट थी वो गलत है, और यदि वो रिपोर्ट सही है तो फिर तो मामला तो पूरा सही है, आरोप गलत कैसे लगा सकते हो? सवर्णों के साथ मुस्लिम जो समुदाय है भारत का लगभग, वो भी 15% के आसपास में है, तो वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये केवल जातियों को लड़ाने के लिए है या दो धर्मों का आपस का मामला है? आपके हिसाब से क्या है ये पूरा? ये जातियों को लड़ाने का मामला भी नहीं है और धर्मों को लड़ाने का मामला भी नहीं है, ये समझने का मामला है। किसके समझने का मामला? ये जो विरोध करें उनको भी समझना चाहिए, जो समर्थन कर रहे हैं वो उनको दोनों को ही समझने की जरूरत है। कैंपस के अंतर्गत SC ST OBC के साथ जो UGC की गाइडलाइन और उन्होंने जो कहा है कि जातीय भेदभाव 118% वृद्धि हुई है, आप इन तमाम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देखेंगे तो इनके साथ हर तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर हायर, जो ये संस्था में जो संस्थानिक ज़्यादा भेदभाव होते हैं, स्टूडेंटों के बीच में आम उतना नहीं होता जितना बताया गया है। लेकिन जो जैसे PhD स्कॉलर है ना, वो करते हैं, उनके साथ ज़्यादा भेदभाव होता है। प्रोफेसर इंटरव्यू में भी भेदभाव होता है स्टूडेंटों के साथ। अभी हाल ही में तो आपके हिसाब से जाति की वजह से प्रोफेसर इंटरव्यू में भेदभाव? हाल ही अजमेर यूनिवर्सिटी में PhD का वो हुआ था इंटरव्यू, उसमें ये लो राजस्थान यूनिवर्सिटी की पौध आ गई समालोचक से, ये वहाँ कमेटी के मेंबर ऐसे बोल रहे हैं। किसको बोले? अब मैं उसका नाम साथ है जो, तो मतलब मेरा दोस्त था, मैं भी था। आपके दोस्त के साथ इस तरीके का हाँ। व्यवहार हुआ? हाँ, वो ऐसी का आपने उसकी शिकायत की कहीं? शिकायत करने का वहाँ था ही नहीं मामला, ऐसा ही तो कहाँ करते शिकायत। तो आपकी ये पीड़ा है। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितिन कपूरिया है और मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से PhD स्कॉलर हूँ। तो आप तो मतलब भौतिकी विज्ञान में खेलते कूदते हैं, तो आपके हिसाब से ये जो सामाजिक तरीके का जो निर्णय है, तो आप विज्ञान के हिसाब से इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं जैसे कुछ डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो जैसे हम भारत सरकार का डेटा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में, उनमें जो प्रतिनिधित्व है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का, उसमें OBC की भागीदारी लगभग 4.5% के आसपास है, SC की भागीदारी लगभग 7% के आसपास है, ST की भागीदारी 2% के आसपास है, और मैक्सिमम सीटें जो इन वर्गों की ओर हैं वो खाली हैं, क्योंकि ये NFS कर देते हैं। NFS करने से ऐसा तो है नहीं कि भाई OBC SC ST में तो कोई पढ़ ही नहीं रहा और केवल जनरल कैटेगरी में लोग पढ़ रहे हैं और वही केवल रिसर्च पेपर छाप रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे
ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने आते हैं। कोई नासा में, कोई इसरो में काम कर रहा है, कोई DRDO में काम कर रहा है, लेकिन वो एक विशेष तबके से आते हैं तो उनको यहाँ पे NFS करके उन सीटों को रख लिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जो वो साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा है वो यहाँ पढ़ा नहीं सकता या फिर उसकी एबिलिटी में कोई, तो ये भेदभाव तो हो रहा है। और देखते हैं जो जैसे 118% भेदभाव बढ़े हैं पिछले 5-6 साल में, तो कहीं ना कहीं सरकारें और प्रशासन ये चीज़ भेदभाव को दूर करने में सफल नहीं हो पा रहा है। यूजीसी का जो बिल आया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मतलब क्यों विवाद हो रहा है और क्या इसमें सही है, गलत है? देखो, विवाद का तो कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थानों में पहली बार कोई ऐसा रूल आया है कि जिसमें जितने भी तमाम SC, ST, OBC के जो छात्र छात्राएं उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास इस केंद्र सरकार ने जो पहला काम अच्छा किया है वो ये किया है। और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये बिल उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए जिनके साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय में पहले भी भेदभाव होता रहा है और जिनके कारण वो आत्महत्या कर रहे थे, और अब वो सिलसिला रुकेगा। और मैं केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बिल के अंदर जो समता अवसर केंद्र स्थापित करने का जो काम किया है और उसमें 2 छात्र प्रतिनिधि को जो उन्होंने एक प्रतिनिधि के तौर पे भी भेजा है, इसमें भी हम बहुत खुश हैं। बिल का बहुत बहुत समर्थन करते हैं। बहुत तो अच्छा। आपने कहा कि केंद्र सरकार ने पहला काम अच्छा किया, तो 11 साल में मोदी सरकार के आपको और काम कोई अच्छा नहीं लगा? देखो, ये बिल जो पहले आया था ये 1956 में स्थापित हुआ था। उसके बाद इसमें कई बार अमेंडमेंट हुए, लेकिन वो संशोधन इसमें नहीं हुए जो हम चाह रहे थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोई और काम अच्छा नहीं है इस बिल के अलावा? नहीं, हमें तो सिर्फ ये बिल ही अच्छा लगा है। बाकी केंद्र सरकार हम अब अपेक्षा करेंगे बजट में कुछ युवाओं के लिए भी भर्तियों की घोषणा करे। जो हमारे विश्वविद्यालय में जो स्कॉलर्स है उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, क्योंकि समय समय पे उनको ना तो किसी प्रकार की स्कॉलरशिप मिल रही है, दर दर भटक रहे हैं वो। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि बिल में बहुत अच्छा बिल है, हम समर्थन करते हैं। और जो तमाम जो युवा है, खुशी की लहर है पूरे राजस्थान भर में। और इन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान भर में और देश भर में खुशी की लहर है। अब हम बात करते हैं, दर्शकों पे छोड़ते हैं कि क्या ये बिल सही है या ये गलत है, और यूजीसी के नियमों में क्या संशोधन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये आप दर्शक बताएं और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मेरा नाम है निर्मल पारीक और आप देख रहे हैं द लिटमस।